तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं और इसमें कोशिश हमारी ये है कि आपको इंसाइट्स दिया जाए कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस टॉपिक्स पे कितना डिटेल में कितना डाइव इन करना है आपको। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव टॉपिक, एग्जीक्यूटिव में हम यूनियन और स्टेट दोनों की एग्जीक्यूटिव को मिला के चलेंगे, गवर्नर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, इन सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट एग्जामिनेशन 2022 से आया हुआ है। अभी देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि फिलोसफिकल पार्ट तक यानी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल, इन सब तक आपको थोड़ा एनालिसिस, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होंगे। बट यहां से आप देखना शुरू करोगे फैक्चुअल डिटेल्स पे क्वेश्चन टेस्ट किया जाएगा आपको, राइट। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। The Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks: cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state and deputy ministers। ठीक है। तो यूजुअली अगर आप देखोगे, अगर इसको हम बात करें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या ये 4 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, राइट। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफिकेशन मिनिस्टर्स की नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या है वर्ड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में दिया हुआ है। जहां भी वो दिया है वो क्या दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। एक जगह सिर्फ वो वर्ड क्या यूज करता है, कैबिनेट। वो कहां यूज करता है, इमरजेंसी के टाइम पे। यही 2 वर्ड जो है वो यूज किया हुआ है। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ यही 4 रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट ये है कि जितनी भी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, या फिर अगर स्टेट में हम बात कर रहे हैं तो जितनी भी वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है उसका मैक्सिमम 15% पर्सन्स मिनिस्टर बन सकते हैं। तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो है 543, इसका 15% निकालोगे तो 81 के आसपास आता है, 81, 82। तो ये जो 81, 82 लोग होते हैं, दे आर टुगेदर कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक रैंक दी जाती है, रैंक बनाई जाती है कि जो सबसे सीनियर मिनिस्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। जो सबसे सीनियर मिनिस्टर्स होंगे उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। इन कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का इंचार्ज बनाया जाता है, जैसे फाइनेंस, डिफेंस, रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सब कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब सीनियर मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट। ठीक है। अब इसके बाद इन मिनिस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, राइट। ये रैंक, कुछ मिनिस्टर जो छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं उसमें कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को नहीं डाला जाता, तो इन्हीं में से एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को उस मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। तो उनको क्या बोलेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। दूसरे हो गए सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का काम क्या है, जैसे मान लीजिए एक मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट होगी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो एक एक डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स असिस्ट करने के लिए होगा, कभी 2 डिपार्टमेंट के लिए भी हो सकता है। ठीक है। तो तीसरा कैटेगरी हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और फर्दर जूनियर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो ये क्लासिफिकेशन बाहर में दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दी गई है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट अपने आप में है वो है फॉल्स, क्योंकि बात कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, जो कि सही स्टेटमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लासिफाई। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द लोकसभा। अभी हमने डिस्कस किया, ये प्रोविजन 91st अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ये प्रोविजन सही है। ठीक है। तो स्टेटमेंट ये जो सेकंड वाला है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। यहां पे जो आपका आंसर होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आप देखो, आंसर आएगा आपका बी, यानी ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है। देखा आपने फैक्चुअल डिटेल, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं 15% की जगह 20 भी कर सकता था, 10 भी कर सकता था। अगर दिल्ली की बात करोगे तो 10 ही है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट की बात की जा रही है, यहां पे क्या है 15 है।
Consider the following statements. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of the parliament. एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बताया है आपको, उस समय मैंने आपको बताया है, और उसमें आपको ये स्टेटमेंट देखना है। क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसको पार्लियामेंट के किसी भी सेशंस में, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहां पे पार्टिसिपेट करने का हक होता है। वो जाके वहां बोल सकता है, पार्लियामेंट की किसी कमेटी के सामने में भी बोल सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या बोला है? दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, करेक्ट। बट व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग हियर? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। ठीक है, तो चूंकि दोनों के बारे में बोल रहा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appoints resigns. तो क्या कहता है कि जैसे ही, ये मैंने आपको परंपरा बताई थी कि जैसे ही गवर्नमेंट रिजाइन करेगी, अटॉर्नी जनरल अपना रेजिग्नेशन दे देता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है क्या? नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक वो अपॉइंटेड रहेगा। तो आंसर है दोनों फॉल्स, नीदर वन नीदर टू। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द मॉडल ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर? ठीक है, अब पार्लियामेंट सिस्टम में भी ऐसा नहीं कि सारी चीजें फैक्चुअल है। सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल, डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेटिक, ये सब भी एक थोड़ा फिलोसफिकल पार्ट है, थियोरिटिकल पार्ट है। यहाँ पे आपको एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो क्रूड स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब फैक्चुअल है। दो क्वेश्चन भी आपने देखे, ये थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। देखो इसमें कितनी एनालिसिस करनी है आपको। क्या कहता है कि ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट का मॉडल तो लिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल तो लिया हमने ब्रिटेन से, लेकिन उनसे हमारे यहाँ कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये करना है। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। राइट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। लिमिटेड बाई बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ भी कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकती। लिमिटेड बाई जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड बाई स्टेट यूनियन लिस्ट। ठीक है, शेड्यूल 7। तो ये स्टेटमेंट सही है। पार्लियामेंट ब्रिटेन में कुछ भी लॉ बना सकती है, दे आर द सॉवरेन बॉडी, इवन दे कैन बाईपास द जुडिशियरी, वहां सुप्रीम कोर्ट को भी वो बाईपास कर सकते हैं। तो ब्रिटेन की बात होगी। In the matters related to the constitutionality of amendment of the act, Parliament are referred to the Constitution bench by the Supreme Court. कोई भी एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 5 जजेज होने चाहिए। अभी देखिए बहस चल रही है, सीजेआई चंद्रचूड़ के अंदर ही हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना हुआ है, उसके ऊपर वहां पे बहस चल रही है, दिल्ली जीएनसीटी दिल्ली के ऊपर। तो ये जो हाँ स्टेटमेंट है दोनों सही है, क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड है, उनके यहाँ अनलिमिटेड है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तय करती है कि कोई भी एक्ट वैलिड है या नहीं है। ठीक है। नाउ फोर्थ कहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो जब वो मैं आपको पढ़ा रहा था, आप अगर इसका डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हो तो आप जाओ कहाँ पे, कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात जो टॉपिक होगी, जहां पे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे को, जो ब्रिटेन से कंपेयर कर रहे हैं, यूएस से कंपेयर कर रहे हैं, उस वाले चैप्टर में आप जाओगे वीडियोज में, वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर में डिटेल में डिस्कशन है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक जो मूल मंत्र आपको याद रखना है, इट इज द where executive is responsible towards legislature। जहां भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहां पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाएगा। मतलब जब तक सरकार की मेजोरिटी है तभी तक वो, जब तक सरकार की मेजोरिटी लोकसभा में है तभी तक वो सरकार बन में रह सकती है। ये इसका क्रक्स है, मूल है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ठीक है, अब देखिए यहां पे कौन होगा। फर्स्ट कहता है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। मतलब संसद भवन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब मिला के सरकार बनाती है, ऐसा तो है नहीं। हम देखते हैं कि हमारे मेजोरिटी अलग पार्टी होती है, कुछ पार्टी अपोजिशन में भी होती है। तो पहला फॉल्स हो जाएगा। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। मैंने ये बताया, ये हो सकता है, बाकी को भी देख लेते हैं।
द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहां पे हमारे पास रिकॉल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं लग रहा। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स्ड टर्म। तो कैन बी रिमूव्ड हम जानते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, यानी बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है। थोड़ा सा एनालिसिस मांग रहा था, ज्यादा नहीं, बट आपको अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन याद है तो आप लिख सकते हो इसको। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्रोप्रिएट ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सा जो है अप्रोप्रिएट है? Bureaucracy, an agency for widening the scope of parliamentary democracy, an agency for strengthening the structure of federalism, an agency for facilitating political stability and economic growth, an agency for implementation of public policy। ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का रोल क्या है? पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, तो डी स्टेटमेंट सही है। बाकी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि बाकी 3 स्टेटमेंट क्यों नहीं सही है। दिस इज द करेक्ट, और ये क्वेश्चन का सोर्स डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। तो अब एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में जाओगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क पे जो एग्जीक्यूटिव का चैप्टर है उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है एग्जैक्ट सेम लाइन है आपको, इट इज एन ब्यूरोक्रेसी इज एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो खुद वहां पे अकाउंटेबल हो जा रही है पार्लियामेंट को, तो वो नहीं हो सकती। अगर कैग के बारे में होता तो मैं एक बार मान भी सकता था, कैग इंश्योर्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द मैनर दैट वो एक रिपोर्ट भेजता है और उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखा जाता है, उसके बेसिस पे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, बट ब्यूरोक्रेसी इज नॉट। एजेंसी फॉर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म, इसके लिए कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है। इंटर स्टेट काउंसिल या फिर फाइनेंस कमीशन, ये सब जो है वो फेडरलिज्म को आपको स्ट्रेंथन करेगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं। एंड एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सारी ही एजेंसी इसके लिए काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात वहां पे नहीं है। तो एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपके की में क्या दिया है, सो इट इज डी। एग्जैक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ लाइन है, मैं बोल रहा हूं, आप जाके उस चैप्टर को देखना एनसीईआरटी का, वहां से लास्ट पैराग्राफ में भी जाना है। लास्ट पैराग्राफ ऑलमोस्ट जो लास्ट के 4-5 सेंटेंस है उसमें आपको ये मिल जाएगा। विथ रेफरेंस टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या करेक्ट है? पार्ट 4 एक्चुअली ये डीपीएसपी का है। कल जो पिछला वीडियो है उसमें से मेरे से क्वेश्चन मिस हो गया था, इसलिए मैंने आपको यहां डाल दिया। 2020 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि विथ रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेंट इन पार्ट 4 डीपीएसपी, उसके बारे में है, दे आर इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट, आपको पता है, दे आर नॉट इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट, दे शैल नॉट बी इनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहां पे चूंकि डीपीएसपी हम जानते हैं इनफोर्सिबल नहीं है, अगर वो फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, एक बोला इनफोर्सिबल, दूसरा बोल रहा है नहीं। तो अगर ये सही है तो ये नहीं होगा, ये ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला नहीं होगा, नीचे वाला सही है तो ऊपर वाला नहीं होगा। यहां पे वी कम टू नो दैट सेकंड इज करेक्ट। इफ सेकंड इज करेक्ट देन जहां भी 1 है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात है 2 ओनली या 3 इज ऑल्सो करेक्ट, तो 3 इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या है? डी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर। अच्छा, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नो, आई थिंक वी हैव नॉट डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in the state for 6 months if he or she is not a member of the legislature of the state. ठीक है, कोई भी पर्सन को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी पड़ती है। लेकिन जो क्राइटेरिया यहाँ पे हु इज एलिजिबल टू वोट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सो एनी पर्सन can be made the minister. ठीक है, according to the Representation of Peoples Act, a person convicted of a criminal offence and sentenced for imprisonment for 5 years is permanently नहीं है, up to 6 years तक वो disqualify हो जाता है from contesting the elections, right? So यहां पे हमारा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, this is false and this is also false.
Now, question number 8 says the President of India can summon a session of the Parliament at such place as he or she thinks fit. तो आपने powers of the President में पढ़ा होगा, it is the power of the President. ये एज सच प्लेस, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए सिंपली आप समझो जहां पे पार्लियामेंट है वहीं पे बैठेगी। तो बाहर भी अगर जरूरत पड़े, से कोरोना में पार्लियामेंट का बिल्डिंग गिर गया या फिर कुछ और हो गया, कोरोना में एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते तो ऑनलाइन करा दे मीटिंग, वो सब पॉसिबल है। लेकिन किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है, राइट? सो दिस वन इज ट्रू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशंस इन ईयर बट नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द सेशंस। हम क्या करते हैं, साल में 3 सेशंस कराते हैं। एक बजट सेशन जो कि 31 जनवरी से 2023 में शुरू होगा और 1 अप्रैल तक चलेगा, है ना? 31 जनवरी 2023 से 1 अप्रैल तक ये बजट सेशन। हर बार जरूरी नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट 31 जनवरी को शुरू हो जा रहा है इस गवर्नमेंट के आने के बाद। तो 3 सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है, ठीक है? ये 3 सेशन होता है, लेकिन इसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशंस फॉल्स, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रादर प्रोवाइड्स कि 2 सेशन के बीच का जो गैप है, पार्लियामेंट के 2 सेशन का जो बीच का गैप है, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मोर देन 6 months शैल नॉट इंटरवीन इन द केस ऑफ 2 sessions. There is no minimum number of days that parliament is required to meet in a year. तो ये भी फॉल्स रहेगा कि अगर 2 सेशन के बीच का मिनिमम नंबर ऑफ डेज, राइट, वो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है वो ऐसा फिक्स नहीं है। हाँ, 2 सेशंस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, जो 2 सेशंस के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं है। तो कम से कम 2 सेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये जाओगे तो 3 सेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, प्रैक्टिस ये है 3 सेशन कराने का। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, लेकिन 2 सेशन के बीच का डिफरेंस 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इस रिगार्डिंग हमारा 1 सही था, 2 फॉल्स किया था हमने और 3 सही था। तो आंसर हमारा सी होने का है, ठीक है? इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव is enjoined by, so it is a kind of a DPSP. This is given in under article 50. Clear cut, very easy question, factual, right? तो इट इज गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को आप अच्छे से करना, ठीक? उसका एक ओवरव्यू रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ये जो आर्टिकल 39A है, डीपीएसपी क्रिएट किया गया था, उसमें बोला गया कि सबको फ्री लीगल एड देंगे। तो उसको इंप्लीमेंट करते हुए एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया हुआ है, जिसमें के बारे में पूछता है पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, उनको भी देंगे हम। ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, मेंबर्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख एंड ऑल द सीनियर सिटीजन। इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको कि हम फ्री लीगल एड देते हैं? तो फ्री लीगल एड जो है हम ऑल द सीनियर सिटीजन, दे आर नॉट इंक्लूडेड, एंड जो बैकवर्ड क्लास की लिमिट है वो 3 लाख की नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। पहले दोनों लोगों को जिनकी भी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, या फिर वैसे ट्रांसजेंडर पर्सन जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है, इसलिए हम उनको फ्री लीगल एड देते हैं। 2020 के क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The 44th Amendment Act to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond the judicial review. तो 44th नहीं था, ये 39th Amendment Act था, 1976 का था ये, ठीक है? 42nd भी जो है वो 1976 में, ये पूरा इमरजेंसी के टाइम की बातें हैं। The Supreme Court of India struck down the 99th Constitutional Amendment Act, जिसमें NJAC क्रिएट कर रहे थे। तो NJAC was violating the independence of judiciary. तो सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स। फर्स्ट वाला क्या था, क्या ये प्रोविजन अभी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं है। 39th अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें हुआ ये था कि जब इंदिरा गांधी जी को इलेक्शन, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का आपने केस पढ़ा होगा, मैंने इमरजेंसी के समय उसको चर्चा की होगी। सो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, ये केस है जिसमें इंदिरा गांधी जी को बुलाया गया था हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में, और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने ये बोला था कि 1971 के इलेक्शंस में
करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज करके, अपने पब्लिक ऑफिसेस का गलत इस्तेमाल करके इंदिरा जी ने इलेक्शन जीता था, इसलिए उनका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो चूंकि जो पर्सन एमपी नहीं बन सकता, 6 महीने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकता, तो बात उनकी कुर्सी पे आ गई। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट पास कर दिया कि एनी इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल के ऊपर रहेगा, हाई कोर्ट उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकती। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अमेंडमेंट जो है ये वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये मान्य नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये जो अमेंडमेंट है उसको वैलिडिटी नहीं मिली थी। हालांकि इस अमेंडमेंट के तुरंत ही बाद, इस डिसीजन के आने के तुरंत ही बाद देश में इमरजेंसी इंपोज कर दी गई। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, राइट। अब इस हिसाब से जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी, यानी 2 इज करेक्ट, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ राज्यसभा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मैडम ने आपको पढ़ाया है, आपने वैल्यू ऑफ वोट भी देखा होगा। एक बार क्विकली मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू होता है ना, सीक्रेट बैलेट, यानी जो भी मतदान होता है वो अपने पास ही रखना है, किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना है। तो इसमें जो प्रेफरेंस दी जाती है, मैं क्विकली बता रहा हूं कि अगर एक पर्सन है जो किसी को वोट देने जाता है, तो मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए, बी एंड सी। सो यहां पे जाएगा ए, बी और सी, उसके बैलेट पेपर में रहेगा, वो उसको चॉइस देगा 1, 3, 2 ऐसा करके। फिर दूसरा पर्सन आएगा, है ना, वोटर, वहां पे ए, बी, सी लिखा होगा, इसको 3, 2, 1 इस तरह देगा। इस तरह जितने भी वोटर आएंगे वो अपना क्या देंगे, चॉइस देंगे, राइट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि मिनिमम फिक्स कोटा लाना होता है। वो क्या होता है, जितनी भी टोटल वैलिड वोट होते हैं, जितने भी वैलिड वोट होंगे डिवाइडेड बाई जितने सीटों के लिए चुनाव हो रहा होगा +1। तो प्रेसिडेंट के केस में ये जो वैकेंसी है 1 होती है, तो कितना कोटा लाना होता है प्रेसिडेंट के केस में, वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाई 2, यानी 50% का 1। तो एटलीस्ट इतना वोट जिसके पास आएगा वही डिक्लेयर होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में क्या हुआ, फर्स्ट राउंड के काउंटिंग में अगर किसी भी पर्सन को 50% से एक ज्यादा वोट नहीं आए, जो सबसे नीचे वाला है जिसको सबसे कम वोट मिले उसको एलिमिनेट कर देंगे और उसके वोट को हम दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे। उसमें को जैसे जिन लोगों ने, मान लीजिए सी को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, सी को आए 30%, इसको आए 40%, राइट, सी को आए 25%, है ना, और इसको है 35%। तो सी जो है एलिमिनेट हो गया। तो जिन 25% लोगों ने सी को चॉइस 1 रखा होगा, या तो उन्होंने ए को चॉइस 2 रखा होगा या बी को चॉइस 2 रखा होगा। तो मान लीजिए कि इन 25% लोगों में से 15% लोगों ने ए को चॉइस 1 रखा था, तो ए में हम क्या जोड़ देंगे, 15% जोड़ देंगे, और बी में 10% जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी एक पर्सन होगा जो जीत जाएगा, 50% +1 किसी न किसी का आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता तो ऐसे ही जो वहां पे लास्ट होगा उसको एलिमिनेट करते रहेंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। लेकिन इसमें वोट कौन लोग करते हैं, तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन के प्रोसेस है उसमें वोट देने में कौन लोग होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पौंडीचेरी। वहां के नॉमिनेटेड एमएलएस या एमएलसीज नहीं पार्टिसिपेट करते। तो जरूरी नहीं है जो एक एमएलए है उसकी एक वोट की वैल्यू 1 होगी, उनको क्या दिया जाता है, वैल्यू ऑफ वोट होता है। तो हर एमएलए का वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, ठीक है। इसको कैसे निकाला जाता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय, जहां जितने भी वहां इलेक्टेड एमएलए हैं इन दैट स्टेट इनटू 1/1000। तो ये होगा, अगर मान लीजिए किसी स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे वोट एमएलए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, किसी स्टेट की कम है तो वो क्या होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो क्या बोले, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, स्टेटमेंट फॉल्स। अब एक एमपी के वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो मान लीजिए ये बिहार में
बिहार की हमने निकाली, उसी तरह यूपी की निकालेंगे, उसी तरह एमपी की निकालेंगे, हर एमएलए की वोट, उसी तरह वहां से जितने एमएलए होंगे बिहार के उसको ऐड किया जाएगा। ऑल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ बिहार, वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ यूपी एमपी। तो इसी तरह देश में जितने भी एमएलए हैं उन सब की जितनी वैल्यू होती है उनको ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या रखा जाएगा, अगर एमपी की एक वैल्यू निकाले तो सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यू, जितना भी वैल्यूज होगा, वैल्यूज ऑफ एमएलए, देश भर में जितने एमएलए है उनकी वोटों की वैल्यू को सम कर दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय इलेक्टेड एमपी। ऐसा करने के बाद क्या आता है, एक एमपी के वोट की वैल्यू आ जाती है। कहता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ राज्यसभा। ऐसा कोई नहीं, मैंने क्या बोला, सिर्फ एमपी के बारे में बताया है। तो इलेक्टेड एमपीज लोकसभा एंड राज्यसभा, उन दोनों का वोट का वैल्यू सेम होता है। तो चाहे वो लोकसभा के एमपी हो या राज्यसभा के एमपी हो, उन दोनों का वोट का वैल्यू सेम होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, राइट। तो वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि अलग होता है पॉपुलेशन के हिसाब से, हमने देखा अभी। एंड सेकंड इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन दैट ऑफ वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा। ये फॉल्स हो जाएगा, हमारा आंसर ए है। ये देखो कितना फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप उसको बना ही नहीं सकते थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक कोई गवर्नर अपना ऑफिस के अंदर है उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं किया जा सकता। द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। द इमॉल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर्स शैल नॉट बी डिमिनिश्ड, मतलब कम नहीं किया जा सकता। एक बार किसी की अपॉइंटमेंट हो गई एज ए गवर्नर तो उसकी सैलरी हम नहीं काट सकते। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। दीज आर द प्रिविलेजेस विच आर गिवन टू गवर्नर। With reference to the state constitution of India, the directive principles of state policy constitute a limitation upon legislative functions and executive functions. DPSP के जब फीचर्स आप पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो, दे आर द इनेबलिंग पावर विच हैज बीन गिवन टू द स्टेट, दे आर नो वे लिमिटेशंस। तो ना तो वो लिमिटेशन है, स्टेट के ऊपर लिमिटेशन क्या है, फंडामेंटल राइट, पीपल के ऊपर लिमिटेशन क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो ये लिमिटेशन नहीं है डीपीएसपी, तो इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि डीपीएसपी आर नॉट द लिमिटेशंस। Which of the following statement is true about the fundamental duty? A legislative process has been provided to enforce these duties. क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिबल है? क्या आप पूरा नहीं करते हो तो आपके ऊपर केस की जा सकती है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट लीगली इन्फोर्सिबल। वही ये पूछ रहा है, पूछने का तरीका अलग है, स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से कर दिया है, लेकिन इसका मीनिंग आप देखोगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटी। अदरवाइज इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दे आर लीगली इन्फोर्सिबल, तो फॉल्स है वो। दे आर कोरिलेटिव विद लीगल ड्यूटी, ये भी फॉल्स है, क्योंकि लीगल ड्यूटी तब होता है जब आपको किसी कानून के अंदर कोई ड्यूटी दी गई हो और उसको आप पूरा नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर था हमारा क्या था, डी, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है। Out of the following statement, choose one that brings out the principles underlying the cabinet form of government. कैबिनेट कहो या पार्लियामेंट्री कहो, दोनों एक ही चीज है, राइट। कैबिनेट इज एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibility are complex and hard to carry out to the satisfaction of all. मतलब ये एक वो तरीका है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म को कम करने के लिए बनाया गया है। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। इट इज अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट whose responsibilities are increasing day by day. थर्ड इज ये थोड़ा सा हो सकता है, इसको भी हम साइड में रखते हैं, ठीक है। A mechanism of parliamentary democracy for ensuring the collective responsibility of the government of the people. A device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people is in the state of decline. ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके मजबूती देने के लिए, अगर उसके सत्ता हाथों से फिसल रही तो उसको मजबूती देने के लिए कैबिनेट बना दिया। मैंने क्या बोला, कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्री बोथ आर द सेम थिंग। उसका क्या मीनिंग था, मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच इंश्योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, एक के कार्यों के लिए सब जवाबदेह हैं, यानी वन फॉर ऑल फॉर वन वाली कॉन्सेप्ट अगर
प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है, तो दैट इज दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ये जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 75 में हमारा दिया गया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसी वजह से सी स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू होता है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लगातार कितने क्वेश्चन आए, 2017 है ना, 2017 में ही कैबिनेट फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म को अलग अलग करके पूछा है। एक स्टार्टिंग में भी हमने देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आया था, है ना, सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री 2020 में। तो हर तीसरे चौथे साल एक क्वेश्चन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से या रूल ऑफ लॉ से आता रहता है। तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को तैयार करके रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 वी वर डिस्कसिंग अबाउट। सो मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। दिस इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द पार्लियामेंट्री। It provides continuity of policy and it is more efficient. No, executive remains responsible to the legislature. Yes. So this is the correct answer. Answer is C. पार्लियामेंट्री फॉर्म का क्या मतलब है, द एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो हमने लेजिस्लेचर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 से लेकर 2022 तक का किया है। तो पहले हम 5 साल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इफ रिक्वायर्ड हम आगे भी लेके आएंगे, नॉट टू वरी अबाउट दैट। कोशिश ये रहेगी कि फेज्ड मैनर में बाकी सारे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिए जाए। एनालिसिस आपको करते रहना है, इनसाइट्स लेते रहिए, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आ रहे हैं और किस तरह क्वेश्चंस किस टॉपिक से किस थीम से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आपको उनको तो करके जाना है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस ना सब लोग करते हैं लगभग, और जो क्वेश्चंस बाकी सब नहीं कर पाएंगे अगर आपने वो कर लिया, दैट इज गिविंग यू द एज, वहां पे आप कंपटीशन से आगे निकलते हो, राइट। अगर इस डिस्कशन में कोई भी आपको डाउट रहता है सो प्लीज आस्क, एंड फॉर बेटर फाउंडेशन स्टे ट्यून्ड, वी आर कमिंग अप विद अदर वीडियोस आल्सो।